हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? आशा है अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य का। दिव्या राजपूत है, इनका नाम दिव्या तंवर है। तो इनका जो हिंदी साहित्य का पेपर है, इन्होंने दृष्टि पर मॉक टेस्ट के रूप में लिखा था, तो उसको आज हम एनालिसिस करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए। इनको जो नंबर मिले हैं दोस्तों, ये देख यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स 250 है, यानी कि 250 हैं। और 250 में से यहाँ पे इनको नंबर मिले हैं, ये आप आंकड़ा देख सकते हैं। यहाँ पे इनको नंबर मिले हैं और वो हैं 149.5, यानी कि 149 नंबर मिले हैं। 149.5, ठीक है ना, इतने इनको नंबर मिले हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन किस प्रकार से लिखा गया है। देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ थोड़ा ब्लर आ रहा है, तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो पहला यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पर लगभग 150 शब्दों की टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है कि मित्र बनकर रहना स्त्री पुरुष बनकर रहने से कहीं शुक्र है। तुम मुझसे प्रेम करते हो, मुझ पर विश्वास करते हो, और मुझे भरोसा है कि आगे कह रहा है और मुझे भरोसा है कि आज अवसर आ पड़े तो तुम मेरी रक्षा प्राणों से करोगे। तुम में मैंने अपना पथ प्रदर्शक ही नहीं, अपना रक्षक भी पाया है। आगे कह रहा है यहाँ पर कि मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम पर विश्वास करती हूँ, और तुम्हारे लिए कोई ऐसा त्याग नहीं है जो मैं न कर सकूं। आगे यहाँ पर कह रहा है कि और परमात्मा से मेरी यही विनय है कि वह जीवन पर्यंत मुझे इसी मार्ग पर दृढ़ रखे। इसी प्रकार से आगे कह रहा है यहाँ पर कि हमारी पूर्णता के लिए हमारी आत्मा के विकास के लिए और क्या चाहिए। अपनी छोटी सी गृहस्थी, अपनी आत्मा को छोटे से पिंजड़े में बंद करके अपने दुख सुख को अपने ही तक रखकर क्या हम असीम के निकट पहुंच सकते हैं। आगे कह रहा है कि वह तो हमारे मार्ग में बाधा ही डालेगा। फिर आगे कह रहा है कि कुछ बिरले होता है, मतलब एक तरह से कुछ ऐसे प्राणी जो मुश्किल से दिखाई दें। कुछ बिरले प्राणी ऐसे भी हैं जो पैरों में यह बेड़ियां लिखा है, बेड़ियां डालकर भी विकास के पथ पर चल रहे हैं। देखो, ये तो क्वेश्चन हो गया, और इसमें क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा है, और वो है संदर्भ एवं प्रसंग। इन्होंने संदर्भ और प्रसंग साथ में लिख दिया है। देखो, आंसर राइटिंग पहले की तरह ही लिखते हैं, जिस प्रकार से हम हाई स्कूल और इंटर में लिखते थे, 10th क्लास में या 12th क्लास में लिखते थे, उसी प्रकार से लिखते हैं यहाँ भी। वहाँ भी हम सबसे पहले क्या लिखते थे? संदर्भ, ठीक है। उसके बाद क्या लिखते थे? प्रसंग। उसके बाद क्या लिखते थे? व्याख्या, ठीक है। तो इसी प्रकार से तो लिखते थे, बस उसी प्रकार से आंसर राइटिंग यहाँ भी करना है, कोई हुआ नहीं है। बस यहाँ इतना ध्यान रखना है कि शब्दों का जो चयन है बहुत ही स्पष्ट और अच्छे ढंग से करना है बस। लेकिन वहाँ पे अगर हम हाई स्कूल इंटर में जो शब्दों का चयन उल्टा सीधा या आगे पीछे कर दिया तो थोड़ा चल जाता था, लेकिन यहाँ पे हमें शब्दों का चयन बहुत ही अच्छे से करना है। तो यहाँ पर इन्होंने संदर्भ और प्रसंग एक साथ लिखा है। देखते हैं क्या लिखा है कि प्रस्तुत गद्यावतरण हिंदी उपन्यास सम्राट प्रसंग की सर्वोत्कृष्ट औपन्यासिक कृति गोदान से उद्धृत है। मतलब ये ऊपर जो हमने वाक्यांश पढ़ा था, और ये कहाँ से है? गोदान से लिया गया। और ये लिखा किसने है दोस्तों? ये लिखा है सम्राट प्रेमचंद ने, बस, ठीक है। इसी प्रकार से हम वहाँ लिखते हैं कि किसकी ये उपन्यास है, ठीक है, किसने लिखा है? फलाने सिंह, या यहाँ पर है प्रेमचंद ने। रचना का नाम क्या है? गोदान है, से उद्धृत है, ठीक है। उसी प्रकार से लिखा गया, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। फिर आगे लिखा है कि ये पंक्तियाँ मिस मालती, यानी कि यहाँ पात्र के बारे में बात कही गई है कि ये पंक्तियाँ किसके बारे में बात की गई है कि मिस मालती मिस्टर मेहता को कह रही हैं। मिस मालती एक लेडी रही होंगी उस नाटक में, उपन्यास में, और जो मिस्टर मेहता से कह रही हैं। आगे कह रहा है कि उपन्यास के अंत की ये पंक्तियाँ प्रेमचंद की प्रेम दृष्टि का भी निरूपण करती हैं, ठीक है।
इसी प्रकार से अब यहाँ पे इन्होंने व्याख्या शुरू की है। अब व्याख्या में यहाँ पर लिखा गया है सबसे पहले, मेहता द्वारा विवाह प्रस्ताव दिए जाने पर। यहाँ पर प्रेम कहानी है एक, जो प्रेम कहानी है, प्रेम कहानी में तो मेहता जी थे, मेहता जी इन्होंने विवाह प्रस्ताव दिया, आजकल हम जिसे प्रपोज बोलते हैं, विवाह का प्रस्ताव दिया। किसे दिया? मालती को। ठीक है, क्या दिया है वो आगे यहाँ पर देखते हैं। ऊपर लिखा है दिए जाने पर, मेहता द्वारा फिर विवाह प्रस्ताव दिए जाने पर मालती कहती है, अब रिप्लाई में जवाब में मालती कहती है कि मित्रता जो है वह गृहस्थ जीवन से बेहतर है। मित्रता, यहाँ पर इन्होंने मित्रता को, फ्रेंडशिप को ज़्यादा अच्छा बताया गृहस्थ जीवन से। ठीक है, फिर आगे यहाँ पर कह रहा है और तुम्हारे और मेरे बीच जो प्रेम संबंध है वह ऐसे ही बना रहेगा। यानी कि मालती जी ने जवाब दिया है कि जो मित्रता है हमारे बीच में वह गृहस्थ जीवन से ज़्यादा बेहतर है। अगर हम मित्र के रूप में रहेंगे तो ये प्रेम संबंध है वो ऐसा ही जीवन भर बना रहेगा। आगे यहाँ पर कह रहे हैं कि वह ऐसे ही बना रहेगा। ठीक है, फिर आगे मुझे इससे अधिक आकांक्षा नहीं है। आगे कहा है कि अपनी गृहस्थी बसाकर उसी में मग्न रहने से अच्छा है। यानी कि गृहस्थी मत बनाओ और जो हमारा जो प्रेम संबंध है इसी में हमें मग्न रहना बेहतर है। ठीक है, आगे यहाँ पर कहा गया है कि मानवता के कल्याण के लिए जीवन अर्पित करना। इस प्रकार मालती व्यक्तिगत सुख पर मानव सेवा को वरीयता दे रही है। यानी कि उन्होंने व्यक्तिगत सुख को पीछे हटा के मानव सेवा को वरीयता दी है। ठीक है, फिर आगे यहाँ पर कहा गया है विशेष में, और ये है कि भाषा सरल है। अब यहाँ पर उपन्यास जो लिखा गया, उपन्यास की विशेषता के बारे में यहाँ पर बात की गई है कि उपन्यास में किस प्रकार की भाषा है, कि भाषा उपन्यास में सरल है, सहज है, प्रवाहमयी है। ठीक है, फिर आगे छायावादी प्रेम दृष्टि की झलक दिखती है। फिर आगे प्रतीक और उपमाओं का बेहतर प्रयोग किया गया है। आगे शब्दावली में तत्सम और तद्भव शब्दों का भी मिश्रण है। फिर मालती व्युत्तरांतरण हुआ है, तो इन्हें 10 में से 6.5 नंबर मिले हैं। 10 में से 6.5 नंबर मिले हैं, और 6.5 नंबर अगर किसी के आ जाते हैं जीएस में तो ये बहुत ही अच्छे मार्क्स माने जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इनका अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर सर के द्वारा कुछ टिप्पणी दी गई है जिसमें लिखा गया है कि साहित्य जन समूह के हृदय विकास का कुछ लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है। फिर आगे यहाँ पर लिखा है बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है, तो यहाँ दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जब समस्त हिंदू जाति की एक वैदिक संप्रदाय न रही तो वही मसल चरितार्थ हुई कि एक नारी जब दो से फंसी जैसे 70 वैसे 80। फिर आगे कह रहा है कि हमारी एक हिंदू जाति के असंख्य टुकड़े होते होते यहाँ तक खंड हुए कि अब तक नए नए धर्म और मत प्रवर्तक होते ही जाते हैं। आगे यहाँ पर इन्होंने संदर्भ और प्रसंग को साथ में लिखा गया है, तो इस यहाँ से हम समझ सकते हैं कि संदर्भ और प्रसंग हम साथ में लिख सकते हैं। लेकिन हमने देखा होगा, या हमने अक्सर जब हम हाई स्कूल या इंटर में थे उस समय हम संदर्भ और प्रसंग अलग अलग लिखा करते थे। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से लिखा है कि प्रस्तुत गद्यांश पंक्तियाँ हिंदी नाटक इतिहास के पुरोधा भारतेंद्र के प्रसिद्ध नाटक भारत दूरदर्शा से ली गई हैं। यानी कि ये पंक्तियाँ हैं वे कहाँ से ली गई हैं? भारत दूरदर्शा से। और ये रचना किसके द्वारा की गई है? ये भारतेंद्र के द्वारा की गई है। ठीक है, बस इतना ही लिखा गया है। फिर आगे यहाँ पर प्रसंग के बारे में बात की गई है, और वो ये है कि इन पंक्तियों में भारतेंद्र भारत की दुर्दशा के कारणों में धर्म की भी भूमिका बता रहे हैं। ये कहानी तो आपने 10th या 12th क्लास में भी पढ़ी है, तो एग्जैक्ट क्लास का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे भी याद है कि हाँ मैंने भी पढ़ी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर भारत की दुर्दशा के बारे में बात की गई है। ठीक है, अब यहाँ पे व्याख्या किस प्रकार से लिखी है तो व्याख्या देख लेते हैं कि भारतेंद्र का कहना है कि वैदिक सभ्यता से चली आती हिंदू जाति को विभाजनकारी शक्तियों ने भिन्न भिन्न मतों और संप्रदायों में विभक्त कर दिया है। आगे यहाँ पर लिखा गया है कि जिसके कारण लोगों की एकता कमज़ोर पड़ गई है। यानी कि भारतीय समाज की जो एकता है
वो कमज़ोर पड़ गई है। और यहाँ पर आगे कहा गया है कि यह भारत की दुर्दशा का कारण बन गया है। यहाँ भारतेंदु का अभिप्राय हिंदू धर्म के अंदर से उभरने वाले जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म, वैष्णव धर्म मतों से है, जिन्होंने हिंदू जाति को बांट दिया है। यहाँ पर कहा गया है कि हिंदू धर्म में या हिंदू धर्म के अंदर से और अन्य धर्मों की उत्पत्ति हुई है, जिसमें बौद्ध धर्म है। कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, शैव धर्म है और शक्ति धर्म, ये शाक्त धर्म है और वैष्णव धर्म है। ठीक है ना। तो इनके मतों के कारण हिंदू जाति में आपस में बंटवारा हो गया है। आगे बात करते हैं यहाँ पर विशेष में बताया गया है कि भारत दुर्दशा में भारतेंदु ने भारत की दुर्दशा के बाहर और आंतरिक दोनों कारणों की पड़ताल की है। ठीक है। आगे यहाँ बात की गई है कि मुहावरे और लोकोक्तियों द्वारा जन जीवन से निकटता दृष्टिगोचर है। एक नारी जब दो से भारी, कुछ इस प्रकार से उद्धरण है। तो यहाँ पर लिखा गया और भाषा सहज है, स्वाभाविक है। जनरली हम भाषा के बारे में यही लिखते हैं, किसी में नहीं लिखेंगे भाषा कठिन है, बेकार है। जनरली हम यही लिखते हैं कि भाषा सहज है, स्वाभाविक है, सरल है। ठीक है। फिर आगे यहाँ पर कहा गया है कि स्कंदगुप्त में प्रसाद जी ने, स्कंदगुप्त नाटक है उस, और ये किसने लिखा है? प्रसाद जी, राम प्रसाद जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, ने भी ऐसा मत व्यक्त किया है। यानी कि यहाँ पर दूसरी रचना के बारे में वर्णन कर दिया गया है कि इस प्रकार की रचना स्कंदगुप्त में जी प्रसाद जी ने भी व्यक्त किया है। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ तीसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं, बाकी आप मैं वीडियो आगे बढ़ा दूंगा तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है और वो ये है कि कवित्व वर्णमय चित्र है। कवित्व जो है वह वर्णमय चित्र है जो स्वर्गीय भावपूर्ण संगीत गाया करता है। अंधकार का आलोक से और असत्य का सत्य से, असत्य का सत्य से, जड़ का चेतन से और बाहर जगत का अंतर जगत से संबंध कौन कराती है? कविता ही ना। आगे यहाँ पर कहा गया है कि उपर्युक्त गद्य पंक्तियाँ नाटक साहित्य के शिखर पुरुष जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक स्कंदगुप्त। यहाँ पर देखो ऊपर वाले में स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का उसका वर्णन किया गया था और उसी स्कंदगुप्त के यहाँ पर पंक्तियाँ आ गई हैं नाटक की। ठीक है, से ली गई हैं। आगे यहाँ पर कहा गया है कि ये पंक्तियाँ कवि मातृगुप्त ने कही हैं, जिसके माध्यम से ये वे जीवन में कविता का महत्व रेखांकित कर रहे हैं। देखो यहाँ पर संदर्भ और प्रसंग नहीं लिखा है, बल्कि ऐसे ही लिख दिया गया है।